वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। अच्छा, पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो सुमित अंतिल ने कौन सा मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक 2024 में? गोल्ड मेडल। दोस्तों सुमित अंतिल का संबंध जेवलिन थ्रो से है, यानी भाला फेंक से है। तो उन्होंने जेवलिन थ्रो में 70.59 मीटर का भाला फेंक करके ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये जो 70.59 मीटर का भाला फेंका है उन्होंने, यह एक पैरालंपिक रिकॉर्ड है, यानी पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अब तक किसी ने 70.59 मीटर का भाला नहीं फेंका है। इस प्रकार से उन्होंने पैरालंपिक रिकॉर्ड बना करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने पुरुषों की जेवलिन थ्रो की F64 वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और दोस्तों जो पेरिस पैरालंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल। दोस्तों सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन कौन है? पहला नाम है अबनी लेखरा, तो इन्होंने शूटिंग में जीता है। और फिर दूसरा नाम है सुमित अंतिल और तीसरा नाम है देवेंद्र झाझरिया का। पेरिस पैरालंपिक 2024 में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो पहला नाम है अबनी लेखरा का, तो इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मोना अग्रवाल ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। प्रीति पाल ने एथलेटिक्स में, यानी कि जो रेस होती है उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और मनीष नरवाल ने शूटिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। रूबीना फ्रांसिस ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। प्रीति पाल ने 200 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, पहले 100 मीटर में हासिल किया था, फिर 200 मीटर में हासिल किया है। निषाद कुमार ने एथलेटिक्स में यानी हाई जंप में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। नितेश कुमार ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसके अलावा तुलसी माथी मुरुगेसन ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और मनीषा रामदास ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। सुहास यथिराज ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और इसके अलावा राकेश कुमार और शीतल देवी की जोड़ी ने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। सुमित अंतिल ने, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, जेवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और नित्या श्री सिवान ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो इस प्रकार से भारत के पास अब तक 15 मेडल आ गए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और भारत की रैंक कितनी है, ओवरऑल रैंक कितनी है? तो 15 है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर मिल जाएगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो टेस्ट पास का यूज जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पास किया गया है? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पास किया गया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुछ समय पहले रेप और मर्डर का एक केस आया था, जिसके बाद पूरे देश में उसका विरोध हुआ था। तो अब पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा एक विधेयक पास किया गया है जिसका नाम है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, जिसे पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन बिल 2024 भी कहा जाता है। दोस्तों इस नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी की जाएगी और अगर रेप की जो पीड़िता है वो कोमा में चली जाती है या उसकी मौत हो जाती है तो दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा सुनाई जाएगी। गैंग रेप के दोषियों को सारी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा इस बिल में यह भी कहा गया है कि जिला स्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा जिसका नाम होगा अपराजिता टास्क फोर्स। दोस्तों कोलकाता में जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है उसमें 8 और 9 अगस्त की रात को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का केस हुआ था, जिसके बाद पूरा देश उबाल में आ गया था। देखिए पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो कैपिटल क्या है इसकी? कोलकाता। और राज्यपाल है CV आनंद बोस। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो कि TMC पार्टी से है।
और विधानसभा की यहाँ पर 294, राज्यसभा की 16, लोकसभा की 42 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सिंगालीला नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण नौसेना अभ्यास का 22वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों, यह अभ्यास 2 से 4 सितंबर 2024 तक भूमध्य सागर में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें भारतीय नौसेना का P-8I विमान भी हिस्सा ले रहा है। इस बात को आप जरूर नोट करिएगा। तो पहली बार P-8I विमान को यूरोप में तैनात किया गया है। ठीक है, इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। यह अभ्यास पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1993 में, और 2001 में इसका नाम वरुण दिया गया था। भारत और फ्रांस के बीच 3 प्रमुख युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पहला है वरुण, दूसरा है गरुण और तीसरा है शक्ति। ठीक है, वरुण, गरुण और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। अभी अभ्यास शक्ति का आयोजन मई 2024 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया है। चलिए कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं। जैसे टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत अमेरिका के बीच होता है, और अभ्यास लामीतिये का आयोजन भारत और सेशेल्स के बीच होता है, और अभ्यास सदा तंसीक का आयोजन भारत सऊदी अरब के बीच में, और नसीम अलवह अभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच, अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच, मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच, और अभ्यास आयुत्या का आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच होता है। दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, और समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, और केवल शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा वी सतीश कुमार। तो दोस्तों, वी सतीश कुमार अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वो वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में निदेशक विपणन के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो चेयरमैन के रूप में भी काम करेंगे। बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? तो LNG और नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम, ये सभी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। जैसे दलजीत सिंह चौधरी BSF के महानिदेशक बने हैं, RS भट्टी CISF के महानिदेशक बने हैं, संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं, और एयर मार्शल तेजिंदर सिंह वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं, और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित मध्य वायु कमान के AOC इन C बने हैं। और इसके अलावा सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। अरुण अग्रवाल टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं। दीप्ति गौर मुखर्जी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की सचिव बनी है। गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के डायरेक्टर बने हैं, और संदीप पुंडरिक इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। तो ये हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी? तो आंसर हो जाएगा सारन, गुजरात में। तो दोस्तों, कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, तो उसके द्वारा गुजरात के सानन में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो इसके लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। जो कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह एक भारतीय कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कार्य करती है। दोस्तों, इस कंपनी के द्वारा सारन में प्लांट स्थापित करने के लिए 3300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, और जब ये प्लांट बनकर के तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर प्रतिदिन 60 लाख चिप्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। चिप्स, ये जो चिप्स होती हैं, जो मोबाइल में चिप्स होती हैं या फिर आपके कंप्यूटर में चिप होती हैं, तो उनका प्रोडक्शन किया जाएगा यहाँ पर प्रतिदिन 60 लाख। तो कंपनी को 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है कि 2025 तक यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और ये जो चिप बनाई जाएगी, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार और मोबाइल फोन आदि में किया जा सकेगा। दोस्तों, भारत सरकार ने 2022 में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था सेमीकंडक्टर मिशन। तो इस मिशन के तहत जो घरेलू और विदेशी कंपनियां हैं उनको चिप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोन। तो उसके द्वारा गुजरात के सारण में एक सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जाएगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जाएगी। मुरुगप्पा समूह की सीजी पावर के द्वारा सारण गुजरात में एक सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित की जा रही है। और आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। दोस्तों, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो ना पूरी तरह से विद्युत के चालक होते हैं और ना ही पूरी तरह से अचालक होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये सभी सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 4 और 5 सितंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन किया जाएगा लखनऊ में स्थित मध्य कमान मुख्यालय में। और दोस्तों, इसकी थीम क्या है? सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन। तो इसमें जो सशस्त्र बलों के कमांडर होते हैं उनका ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें सशस्त्र बलों में किस प्रकार से सुधार किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ प्रमुख समिट डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं। जैसे विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। खनिज शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डिजिटल फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। भारत टेक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक 2024 कोचीन केरल में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है? आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। तो 31 अगस्त 2024 को 22वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस प्रकार से अब 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। तो ये जो 23वां विधि आयोग होगा ये 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्य करेगा। अच्छा, विधि आयोग का काम क्या होता है? तो विधि आयोग का काम होता है सरकार को कानून से संबंधित सुझाव देना। अगर कोई कानून है तो उसमें अगर कोई सुधार की जरूरत है तो वो उसके लिए अपना सुझाव दे सकता है और परिवर्तन की सलाह दे सकता है। कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? जिष्णु बरुआ। और WFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरसिंह यादव। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? M जगदीश कुमार। और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका इंग्लैंड। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच है 2025 में, ये इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा और इसका आयोजन 11 से 15 जून 2025 तक खेला जाएगा। और पहली बार लॉर्ड्स स्टेडियम में WTC फाइनल का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, WTC फाइनल कौन सी टीमें खेलती हैं? दोस्तों, WTC फाइनल कौन सी टीमें खेलती हैं? तो ICC के द्वारा जो टेस्ट रैंकिंग जारी की जाती है उसकी जो पहले नंबर की टीम है यानी कि फर्स्ट रैंक वाली टीम
और सेकेंड रैंक वाली टीम। तो इन दोनों टीमों के बीच में WTC का फाइनल किया जाता है। तो ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों जो पहला WTC फाइनल खेला गया था वो 2019 और 21 के सीजन के लिए खेला गया था और इसका चैंपियन कौन रहा है? न्यूजीलैंड। और 2021 से 23 का जो सीजन रहा है उसका आयोजन द ओवल स्टेडियम में खेला गया था, ये भी इंग्लैंड में है। और इसको किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। अब 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश की पहली यात्रा पर गए हैं? आंसर हो जाएगा ब्रुनेई। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी 3 सितंबर 2024 को 2 दिन की दौरे पर ब्रुनेई पहुंचे हैं। तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है किसने? वहां के क्राउन प्रिंस हाजी अल मोहतादी बिल्लाह ने। तो उनका वेलकम किया गया है क्राउन प्रिंस के द्वारा। इसके अलावा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है और यह किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का पहला ब्रुनेई दौरा है। यानी अब तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ब्रुनेई की यात्रा पर नहीं गया है। और पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं जो कि ब्रुनेई की यात्रा पर गए हैं? तो वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। दोस्तों दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया के सबसे बड़े महल इस्ताना नूरुल इमान में स्वागत किया जाएगा। यानी ब्रुनेई के जो राजा हैं उनका सबसे बड़ा महल है ब्रुनेई में, तो जिसका नाम है इस्ताना नूरुल इमान। तो वहां पर मोदी जी का स्वागत किया जाएगा। और ब्रुनेई की यात्रा के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सिंगापुर की यात्रा पर जाएंगे। ब्रुनेई की बात करें तो राजधानी है इसकी बंदर सेरी बेगवान और यहाँ के सुल्तान और प्रधानमंत्री कौन है? हसनल बोलेकिया। और क्राउन प्रिंस कौन है? हाजी अल मोहतादी बिल्लाह। और यहाँ की करेंसी क्या है? ब्रुनेई डॉलर। अगला क्वेश्चन है, भारत जैव ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों एक्सपो का मतलब क्या होता है? प्रदर्शनी। इस बात को आप याद रखिएगा। तो भारत जैव ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है 2 से 4 सितंबर 2024 तक। तो दोस्तों ये जो एक्सपो आयोजित किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत में ग्रीन एनर्जी पहल को बढ़ावा देना। देखिए यहाँ पर बात आई थी जैव ऊर्जा की। तो जैव ऊर्जा का मतलब क्या होता है? तो जैव ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो मरे हुए जीव जंतु और पेड़ पौधों के अपशिष्ट आदि से प्राप्त होती है। ठीक है, तो मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों के अपशिष्ट से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम जैव ऊर्जा बोलते हैं। दोस्तों वर्तमान में जैव ऊर्जा के माध्यम से एक प्रमुख ईंधन प्राप्त हो रहा है जिसका नाम है इथेनॉल। तो इस इथेनॉल का प्रयोग पेट्रोल में मिलाकर के किया जा रहा है। तो भारत सरकार ने भी 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, योगेश कथुनिया ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 5 लोगों को। पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? बैडमिंटन। अमृतलाल मीणा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? बिहार। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? NHPC लिमिटेड और SJVN लिमिटेड को। पेरिस पैरालंपिक 2024 में निषाद कुमार ने हाई जंप इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। अब तक का सबसे ज्यादा तापमान किस देश में दर्ज किया गया है? ईरान। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की शुरुआत किस राज्य से की गई है? गुजरात से। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे बंग भंग आंदोलन जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यह कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यानी कि लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता होती है। सोना किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वा रेजिया में। हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि यूनाइटेड किंगडम है उसमें चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है? धौलावीरा। भारतीय वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और ऋग्वेद के देवताओं में तूफान के देवता का क्या नाम है? मारुत। हर्षवर्धन को किस राजा के द्वारा पराजित किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा।
दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि मसूद पेजेस्कियन किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो वह ईरान देश के राष्ट्रपति हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ईरान बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। जनवरी से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा। ऐप पर ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स के अलावा आपको जीके की ई बुक भी मिल जाएगी।